नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ की हम सभी मिलकर पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ दिनों से आप लोगों को पॉलिटी का लेक्चर नहीं मिल पा रहा होगा, तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और मेरी आज से यह कोशिश रहेगी कि मैं पॉलिटी का लेक्चर डेली बेज यानी कि हर दिन आप लोगों को पॉलिटी का लेक्चर जो है वह मैं प्रोवाइड करवा सकूं, यह मेरा प्रयास होगा। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो अप्रत्याशित घटनाओं पे तो मनुष्य का नियंत्रण होता ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सिटीजनशिप के बारे में। तो आज हम सिटीजनशिप के बारे में यानी कि नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो नागरिकता के बारे में हम आरंभ करते हैं कि किसी अन्य राज्य की तरह भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं। तो भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं, एक है नागरिक, एक कौन होगा, नागरिक होगा, और दूसरा कौन होगा, विदेशी। दूसरा होगा विदेशी। यानी कि हर एक राज्य में दो तरह के लोग निवास करते हैं, एक तो उस देश के नागरिक होंगे, दूसरा जो है विदेशी होंगे। दूसरा जो है विदेशी होंगे। तो नागरिक कौन होंगे? तो नागरिक कहने का आशय है कि यह राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। बच्चों यहाँ पे इसको सही कर लेना, राज्य के जो है यह पूर्ण सदस्य होंगे, राज्य के पूर्ण सदस्य। नागरिक जो है राज्य के पूर्ण सदस्य होंगे और इन्हें सभी नागरिक व सिविल अधिकार में जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, तो ये सब अधिकार जो है नागरिकों को मिलेंगे। विदेशी को तो अन्य विदेशी क्या है, तो अन्य राज्यों के नागरिक हैं। विदेशी जो है वह अन्य राज्यों के नागरिक हैं। इन्हें सभी सिविल व राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हें सभी सिविल व राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जो नागरिक हैं उनको सभी सिविल यानी कि जैसे कि रोजगार का ही ये जो अधिकार होगा। तो अगर जो राज्य है वह अपने नागरिकों को तो रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा ही नहीं पाता है, तो वो विदेशियों को क्या उपलब्ध करवाएगा? तो कहीं ना कहीं जो सिविल व राजनीतिक अधिकार हैं वो सभी सिविल व राजनीतिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो विदेशी नागरिक में भी दो कैटेगरी है। अगर हम विदेशी नागरिक की बात करते हैं तो इनमें भी दो कैटेगरी है, एक है अपना विदेशी मित्र और दूसरा है विदेशी शत्रु। तो विदेशी मित्र का मतलब वैसे देश के नागरिक जिनके साथ भारत के सकारात्मक संबंध होते हैं, यानी जिन देशों के साथ भारत के सकारात्मक यानी कि अच्छे संबंध होंगे, उस देश के जो नागरिक होंगे वह अगर भारत में आते हैं तो उन्हें विदेशी मित्र के कैटेगरी में रखा जाएगा। विदेशी शत्रु का मतलब है कि जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, जैसे कि पाकिस्तान हो गया। अब चाइना को भी आप देख सकते हैं। तो चाइना के भी जो नागरिक होंगे वह कहीं ना कहीं विदेशी शत्रु के तौर पे भारत में देखे जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको क्या क्या संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो जो हमारा अनुच्छेद 15 है वो हमें क्या बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। बच्चों आप याद रखिएगा कि जैसे कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो थोड़ा सा इन शब्द ये सब टर्म अगर आते हैं, केवल, केवल हो गया, दूसरा हो गया एकमात्र, एक मिनट बच्चों, केवल, दूसरा एकमात्र, तीसरा हो गया नहीं। तो ऐसे अगर टर्म कहीं आपको मिले तो उस वहां पे अपने माइंड को थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टर्म यूपीएससी उठाती है। यूपीएससी कुछ अलग सेंटेंस नहीं डालेगी। यूपीएससी क्या करती है कि हमें जो पता होता है उसी को इधर उधर करके हमारे माइंड के साथ खेलती है। तो हमें पहले से ही अपने माइंड को उस गेम के अकॉर्डिंग प्लान करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। जो कि अगर यूपीएससी ऐसा कुछ फेरबदल यानी छेड़छाड़ करती भी है तो हम पकड़ लेंगे कि यूपीएससी हमारे माइंड के साथ किस तरह से खेल रही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यह पीटी फैक्ट के लिए भी यह इंपॉर्टेंट हो सकता है अनुच्छेद 15।
यूपीएससी थोड़ा इधर उधर कर सकती है, जैसे धर्म के जगह जो है समुदाय डाल देगी, तो कुछ भी कर सकती है। तो फिर अनुच्छेद 16 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 16 जो है नागरिकों को यह अधिकार देता है कि उनके साथ लोक नियोजन के विषय में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी लोक नियोजन के विषय में उनको समता का अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 हमें क्या बताता है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। मतलब कि जो विचार, अगर हमारे मन में कोई आइडिया है तो उस आइडिया को हम जो है स्वतंत्र रूप से सामने रख सकते हैं। और अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति वही बोलने की स्वतंत्रता, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, यही अनुच्छेद 29 हमें, सॉरी अनुच्छेद 19 हमें देता है। जो हमारा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है वो हमें क्या देता है, क्या बता अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 29 व 30 हमें संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार देता है। संस्कृति का मतलब है कि अगर नागरिक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर सकता है, अपने संस्कृति को संरक्षित रख सकता है, यानी कि राज्य किसी भी संस्कृति को अपनाने के लिए नागरिकों को बाध्य नहीं करेगी। यह नागरिकों का व्यक्तिगत निर्णय है कि वह नागरिक किस संस्कृति को अपनाता है और अपने संस्कृति को कैसे संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट जो अधिकार है वह है लोकसभा व राज्यसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार। यानी जो नागरिक होंगे वह लोकसभा व राज्यसभा का जो चुनाव है होगा उसमें वह मतदान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चुनाव भी वह लड़ सकते हैं, यानी कि संसद व राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार उनके पास है। यानी कि नागरिक जो है वह संसद व राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने का भी अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अधिकार है वह है सार्वजनिक पदों की योग्यता रखने का अधिकार। यानी कि नागरिक जो है वह सार्वजनिक जो पद होंगे उस पर निर्वाचित हो सकते हैं, यानी उस पर उनका सिलेक्शन हो सकता है। यानी सार्वजनिक पद को जो भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो होंगे वह कौन कौन से लोग होंगे। राष्ट्रपति का मतलब है हमारे यहाँ जन्म या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही जो है वह भारत का नागरिक बन सकते हैं। तो आगे जो हमारा डिस्कशन होगा इसमें हम देखेंगे कि जन्म से कैसे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है और प्राकृतिक रूप से नागरिकता किसी भी व्यक्ति को कैसे मिलती है। तो हमारे यहाँ जन्म या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त, अगर किसी व्यक्ति को जन्म या प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिली हुई है तो वह राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। लेकिन अमेरिका में केवल जन्म से ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। यानी अमेरिका में क्या प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका में ही हुआ है तो ही वह अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, अन्यथा नहीं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ये सब जो है पीटी फैक्ट है। आप थोड़ा याद रखिएगा कि यहाँ पे यूपीएससी आपसे यह प्रश्न पूछ सकती है कि भारत में केवल जन्म से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित हो सकता है। और अमेरिका में वह कर सकता है कि अमेरिका में प्राकृतिक जन्म या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति के पद की योग्यता रखता है। तो थोड़ा सा इधर उधर जो है फेरबदल, ये सब पीटी फैक्ट है। स्टेट पीसीएस में इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागरिकता से यूपीएससी में तो क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। जो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है उसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। तो इसमें अस्थाई व विस्तृत उपबंध नहीं है। जो हमारा अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें किसी भी अस्थाई प्रावधान की बात नहीं की गई है। यह केवल उन लोगों के बारे में चर्चा करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी कि 1950 में नागरिक बने। तो जो हमारा अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा की गई है जो संविधान लागू होने के समय यानी कि 1950 में भारत के नागरिक बने थे। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में कुछ विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। यह केवल उन्हीं लोगों के बारे में बात करता है जो कि संविधान लागू होने के समय यानी कि 1950 में भारत के नागरिक बने थे।
इसके अलावा न ही नागरिकता के अधिग्रहण की और न ही हानि की चर्चा है। यानी अनुच्छेद 5 से 11 में इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे चली जाए या कोई व्यक्ति कैसे नागरिकता ग्रहण कर सकता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो यह इस फैक्ट को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइएगा। संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इससे थोड़ा सा जो है कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता, यूपीएससी आपके माइंड के साथ यहाँ से खेल सकती है। जैसे यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, उसमें एक कथन यूपीएससी डाल सकती है कि संविधान का जो अनुच्छेद 5 है वह वह राष्ट्र को निर्देश देता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इस ढंग का क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। तो हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है कॉन्शियस रहना है कि जो हमारा अनुच्छेद 5 से 11 जो है उसमें केवल उन्हीं लोगों के बारे में बात की गई है जो कि संविधान लागू होने के समय यानी कि 1950 में भारत के नागरिक बने। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है वो हमें याद रखना है कि जो हमारा अनुच्छेद 5 से 11 है उसमें नागरिकता को प्राप्त करने की या नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान की चर्चा की ही नहीं गई है। यानी कि नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होगी, इसके संबंध में कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक में नहीं किया गया। तो यह अधिकार किसे दिया गया है? तो हमारा अनुच्छेद जो है यह यहाँ पे जो हमारे कंटेंट राइटर साहब हैं उन्होंने सांसद कर दिया था, तो आप यहाँ देख लीजिएगा यह संसद है। तो नागरिकता चलिए, जो नागरिकता को कैसे अर्जित किया जा सकता है या किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त होगी, इस संदर्भ में कानून कौन बनाएगा? तो यह अधिकार संसद को दिया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के अधिग्रहण व हानि के संबंध में कानून जो है वह संसद बनाएगा। इसी के संदर्भ में यानी कि नागरिकता की व्याख्या करने के लिए कानून बनाना, तो इसी अधिकार का उपयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया जिसमें कि 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में और फिर 2015 में संशोधन किया गया। तो संसद नागरिकता की समाप्ति व ग्रहण करने के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वह किसे है? तो हमारी संसद को है। तो इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में कानून बनाया, जिस कानून को 1957 में, 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में संशोधन किया गया। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि संविधान बनने के पश्चात 26 जनवरी 1950 क्या कहता है? संविधान बनने के पश्चात जो 26 जनवरी 1950 जो संविधान के 4 श्रेणियों के लोग जो है वो भारत के नागरिक होंगे। जो हमारा संविधान बना था यानी कि 26 जनवरी 1950 में, तो उसमें क्या बोला गया था कि 4 श्रेणियों की, ये थोड़ा सा जो है ना, ये हमारे कंटेंट राइटर थोड़ी सी गलती, तो बस यहाँ पे याद रखना है कि जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना था उसमें यह बोला गया था कि 4 श्रेणियों के लोग जो है वो भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो। वैसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ हो वह भारत के नागरिक होंगे। इसके अलावा माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि वैसे लोग जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो वह भारत का नागरिक बन सकता है, या तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। नोट में उपयुक्त में से कोई एक शर्त की पूर्ति करता हो तभी व्यक्ति भारत का मूल निवासी माना जाएगा। कहने का आशय यही है कि जो संविधान जो बना था यानी कि 26 जनवरी 1950, तो उसमें क्या बोला गया था कि 4 श्रेणियों के जो लोग होंगे वह भारत के नागरिक होंगे, जिसमें कि पहला उनके पास ऑप्शन होगा कि वैसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा उनके पास क्या कंडीशन है कि माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो।
और तीसरी जो कंडीशन है वह है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी कि जब हमारा संविधान बना, जैसे कि संविधान अगर 1950 में हमारा संविधान बना, तो जो लोग 1945 से भारत में रह रहे हो वह भी 26 जनवरी 1950 के प्रावधान के तहत भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया हो या उसके माता पिता या दादा दादी जो कि अविभाजित भारत में पैदा हुए हो एवं उपयुक्त में से कोई एक शर्त की पूर्ति करता हो। अब जो नेक्स्ट जो हमारा प्रावधान है ये कौन से लोगों के लिए है, तो वैसे लोग जो कि पाकिस्तान से आए हो या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई जो है अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। यानी कि व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो और उस व्यक्ति का के जो माता पिता हो या दादा दादी में से कोई, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक था, उस समय अगर उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो और वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता हो तो भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। शर्त क्या क्या है, तो यदि 19 जुलाई 1948, आप डेट याद रखिएगा, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है यूपीएससी 19 जुलाई के जगह 17 जुलाई कर दे, 29 जुलाई कर दे, 1948 के जगह 1949 कर दे, 1947 कर दे, तो ये आप डेट याद रखिएगा। पाकिस्तान और किसकी बात करते हैं, तो वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से आए हो उसके संबंध में क्या कंडीशन है, यानी उस व्यक्ति के संबंध में क्या कंडीशन है, तो उस व्यक्ति के संदर्भ में है कि यदि 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो एवं प्रवसन की तिथि से समानता भारत में निवास करता हो। यानी कि वह व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में स्थानांतरित हो गया हो और अपने स्थानांतरण की तिथि से समानता, जैसे समानता उन्होंने लिख दिया है, सॉरी बहुत ज्यादा मिस्टेक किया गया हमारे कंटेंट राइटर साहब द्वारा। समानता यानी कि समानता भारत में निवास करता हो। दूसरी शर्त है कि 19 जुलाई 1948 के बाद या भारत में प्रवेशन किया हो एवं भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन उस व्यक्ति की पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। बहुत ज्यादा गलती है, बस हमें इतना याद रखना है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948, सॉरी याद रखिए इस डेट को, आप लोग डेट को मत भूलिएगा, 19 जुलाई 1948 के बाद जिनका जो भारत में प्रवसन की हो, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में प्रवसन यानी कि जो भारत में आए हो माइग्रेट होके, और उनका लेकिन उनका जो पंजीकृत है यानी वे रजिस्टर्ड होने चाहिए। भारत 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो और वह पंजीकृत हो और अपने पंजीकृत यानी जब से उन्होंने पंजीकरण किया है उसके बाद 6 माह तक भारत में निवास करते हो तो भी वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 6 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा सा इसे याद रखिए। 1-2 बार इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं इसे इरेज कर देता हूं जो कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगा। तो वही है कि 19 जुलाई 1948 के बाद या भारत में प्रवर्सन किया हो और भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन उस व्यक्ति की पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। वही है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यह उन व्यक्तियों के लिए है जो भारत का मूल निवासी हो, पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। तो जो अभी हमने जो प्रावधान देखा, जैसे कि हमने 26 जनवरी 1950 के समय कौन कौन से व्यक्ति नागरिक बन सकते हैं, तो उसमें हमने यह देखा कि वैसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो, फिर हमने देखा कि वैसा व्यक्ति जिनके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, फिर हमने देखा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो उसमें एक हमने देखा कि जो अगर 19 जुलाई 1948 से पूर्व वे भारत में आ गए हो और अपने प्रवसन की तिथि से भारत में निवास करते हो। फिर दूसरी जो शर्त है, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो
उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। लेकिन इस पंजीकरण उनका तभी हो सकता है जब पंजीकरण होने से पहले वह 6 माह तक भारत में निवास करते हो, तभी उनका पंजीकरण होगा। तो कुल मिलाकर हमने यह देखा कि जो 26 जनवरी 1950 का जो हमारा संविधान था, उस समय कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते थे। तो पहला हमने देखा कि जो भारत का मूल निवासी हो, यानी कि जिनका जो जन्म भारत में हुआ हो, वैसे व्यक्ति नागरिक बन सकते हैं। दूसरा प्रावधान है कि पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत लौट कर आया हो, जो कि 19 जुलाई 1948। फिर जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ लेकिन बाद में लौट आया हो, जैसे कि 19 जुलाई 1948 के बाद। फिर भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत रह रहा हो, यानी वैसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हो लेकिन किसी कारणवश बाहर रह रहे हो, वह भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह नागरिकता के संबंध में था। तो जहाँ तक मेरा मानना होगा कि नागरिकता के से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। कारण है कि इससे अलग कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपके साथ सेंटेंस को फेरबदल करके आपके साथ एक गेम खेला जाए, और उस गेम के रूल को अगर आप लोग नहीं पकड़ पाओगे, तो वहाँ पे आपका जो वह प्रश्न है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो आप जो है थोड़ा सा जो है इसे एक तरह से पर डे अगर एक बार सरसरी निगाहों से भी देखते जाओगे, तो यह को इससे संबंधित यानी नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो पाएगा। अब नागरिकता से संबंधित जो आगे के जो प्रावधान है, जैसे कि कानून वगैरह जो बना है, तो उस कानून के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। और बच्चों, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर इस चैनल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, तो इसे आप ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बेटा मैं यह ज़रूर करूँगा कि जो यह मेरा वीडियो है, इसे आप शेयर ज़रूर करो। क्योंकि यह चैनल मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो कि वास्तव में संसाधनों की कमी के कारण मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रयास हुआ, क्योंकि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, तो मैं एक छोटा प्रयास ही कर सकता हूँ। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज आप इसको शेयर जरूर करो। भले ही आप लाइक सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करो। और आप उन सब लोगों तक जो कि संसाधनों की कमी के कारण कहीं ना कहीं अपना जो स्थान है उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मुझे पता है कि ग्राम में ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनके पास वास्तव में तो टैलेंट है, लेकिन उन्हें वह प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिसके कारण वह अपना जो कौशल है उस कौशल का उपयोग देश के विकास में नहीं लगा पा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए इस चैनल पे। मैं ऐसे ही अपने जो मैंने सीखा है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा बच्चों एक चीज़ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, जो कि पिछले 3 सालों से यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ है। और मुझे पता है कि जो यूपीएससी में जो हिंदी माध्यम का छात्र है, यानी जो हम लोग हैं, यह कहाँ पे गलती करते हैं, और इस चीज़ को समझने में मुझे 3 साल लग गया। तो मैं यह चाहूँगा कि जो हमारा आने वाला जो यूथ है, यह इस चीज़ को पहले ही तैयार होके बैठे। और पहली रैंक, बस मैं यह देखना चाहता हूँ कि पहली रैंक, क्या वो रैंक मुझसे लग पाती है या नहीं। अगर मैं नहीं भी लगा पाता हूँ, तो मेरा यह प्रयास जरूर होगा कि हमारा जो छात्र है जो इस वीडियो को देख रहा है, वह कहीं ना कहीं उसके मन में बात यह बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि आज हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वह यूपीएससी में इतना नीचे कैसे जा रहा है। तो प्लीज बच्चों, ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। और फिर नए जोश नए एनर्जी के साथ मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। और इस चैनल पे मैंने 3 पहल स्टार्ट किया है। एक हमारा द हिंदू का डिस्कशन होता है, दूसरा जो हमारा है वो करंट अफेयर्स को लेकर भी मैं इस चैनल पे आता हूँ, और तीसरा जो है वह मैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर को कंप्लीट करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए,
इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एनर्जी और नए जोश के नए एनर्जी और नए जोश के साथ। चलिए, धन्यवाद।